हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग। अगर तुम्हें इको या और भी कोई साउंड आया तो एडजस्ट कर लेना, बिकॉज आज मैं कार में रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीज़न है इसका, घर पे रिनोवेशन चल रहा है तो कभी मैं किसी के रूम में लेटने जाती हूँ, कभी कोई मेरे रूम में लेटने आता है। तो या तुम लोगों को एडजस्ट करना होगा, बट ये स्टोरी डेली आएगी। मैं बाथरूम में रिकॉर्ड करूँ या स्टोर रूम में या कार में रिकॉर्ड करूँ, ठीक है, स्टोरी तुम्हें डेली मिलेगी। हाँ, मेरी लाइफ। चलो कोई ना, सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था तो जो आयशा होती वो हॉर्स पे बैठी हुई थी। तो जब पुरोहित जी इशारा करते हैं तो जो आयशा होती वो पीछे खिसक जाती है। तो जो खुशबू होती है वो जाकर बैठती है उसी हॉर्स पे आयशा के आगे। तो जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा पीछे खिसकती है। जैसे ही वो पीछे खिसकती है, जो आयशा और खुशबू की बॉडी होती है वो एक दूसरे से टच होती है, बट जो आयशा थी वो पीछे हट जाती है। बट इधर खुशबू थोड़ा सा पीछे और खिसकती है। आयशा कहती है, खुशबू थोड़ा आगे होकर बैठो। आयशा मैम, अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगी नीचे। तुम नहीं गिरोगी, तुम्हें सिर्फ ये लगाम पकड़नी है, और जब मैं कहूँ तो धीरे धीरे से बस खींचना है, समझी कि नहीं। और थोड़ा आगे होकर बैठो। बट मैम, मैम मत करो, और मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो, पर मैं लास्ट बार बता रही हूँ, वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। तो तुम थोड़ा आगे खिसक कर बैठो। जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ पलट कर, अपने फेस को पीछे करती है और बस देखती है, बट वो आगे नहीं खिसकती। जो आयशा है वो खुशबू की फेस की तरफ देखती है और कहती है, सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा ना आगे किसको, और आगे जगह है। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा आगे खिसक जाती है, पर ज़्यादा नहीं खिसकती। इधर जो पुरोहित जी है वो इशारा करते हैं, इधर जो आयशा है वो थोड़ी सी लगाम घोड़े की खुशबू को पकड़ाती है। उधर जो खुशबू थी वो लगाम को ना पकड़कर जिस जो हाथ आयशा ने रखे थे उस लगाम पे उन्हीं हाथों पे अपना हाथ रख देती है। तो जो आयशा थी वो अपने हाथ हटाने लगती है, बट जो खुशबू होती है वो उसके हाथ और उस लगाम को बहुत कसकर पकड़ती है। इधर जो खुशबू होती है वो खुद उस घोड़े को थोड़ा सा खींचती है, उसकी लगाम को थोड़ा सा खींचती है, और जैसे ही उसने खींचा था, जो घोड़ा होता है वो चलने लगता है। इधर जो बाकी के लोग भी थे और वो लड़की स्वर्णिमा थी, वो भी उस घोड़े को, दूसरे घोड़े को चला रही थी। वो भले देख ना सकती हो, पर उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, बिना देखे पढ़ने की और अंदाज़ा लगा के चलने की, और बहुत कुछ फील कर सकती थी वो। अंधी होके भी वो हॉर्स चला रही थी, और खुशबू और आयशा से अच्छा। इधर जो आयशा होती वो देख रही थी उस बच्चे की तरफ, बट उसका ध्यान खुशबू ने जो उसके हाथ कसकर पकड़े होते हैं उस लगाम के जरिए उस पर जाता है। जो आयशा होती अपने हाथ हटा रही थी, और जो खुशबू होती वो हाथ नहीं हटा रही थी अपने आयशा के ऊपर से। उसने लगाम और आयशा के हाथों को बहुत कसकर पकड़ा था, और कहती है, आयशा मैम, मुझे लगता है ना आपको हॉर्स भी चलाना नहीं आता। अगर आप बताती तो मैं आपको खुद चलाना सिखा देती, आपको तो चलाना ही नहीं आता है। जो खुशबू होती इतना कहकर घोड़े की लगाम को बहुत तेज खींचती है। जैसे ही वो खींचती है, जो घोड़ा होता है वो रुक जाता है और अपने दोनों पैरों पे आगे खड़ा हो जाता है। तो जो खुशबू की हाथ की पकड़ होती है वो आयशा पे ढीली हो जाती है। तो जो खुशबू थी वो, जैसे उसने घोड़ों की लगाम को खींचा था, जो घोड़ा था वो उठा था, इसलिए जो आयशा थी वो पीछे गिरने वाली थी, और जो आयशा होती है वो खुशबू की कमर पे हाथ रख देती है। जो खुशबू होती है वो मुस्कुराती है। जो घोड़ा होता है वो अपने आगे के पैरों को ज़मीन पे रखता है। जो आयशा होती है वो तुरंत ही अपने हाथों को खुशबू की कमर से हटा लेती है। तो जैसे इनका घोड़ा रुका था, जो पुरोहित जी होते हैं वो आते हैं इनके पास। तो वो देखते हैं आयशा की तरफ और कहते हैं, क्या बात है बेटा आयशा, मुझे लगा तुम्हें घुड़सवारी आती होगी, पर
यहाँ तो खुशबू खुद ही चला रही थी। खुशबू बेटा, तुम्हें तीरंदाजी आती है ना? हाँ पुरोहित जी, मुझे तीरंदाजी आती है, काफ़ी अच्छे से निशाना लगा लेती हूँ। इतना कहकर वो देखती है आयशा की तरफ। तो जो आयशा थी वो घोड़े से उतरने लगती है। इधर पुरोहित जी कहते हैं, लगता है बेटा आयशा तुम्हें घुड़सवारी भी करनी नहीं आती है। खुशबू, ज़रा आयशा को सिखा देना, और इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है तुम लोगों को। तो बेटा खुशबू, तुम अब पीछे बैठो, आयशा तुम बेटा आगे बैठो। पर पुरोहित जी, मुझे हॉर्स राइडिंग करना आता है। बट बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घुड़सवारी आती है। मैंने देखा कि इस घोड़े को खुशबू ही चला रही थी। पर पुरोहित जी, मैं और नहीं कर सकती, तुम्हें करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी या मेरी आज्ञा का उल्लंघन? इधर जो आयशा होती वो देख रही थी पुरोहित जी की तरफ। इधर जो खुशबू थी वो हाथ फोल्ड किए हुए बस मुस्कुरा रही थी। इधर जो आयशा होती वो थोड़ा सा हाँ में सिर हिलाती है। रात अब काफ़ी हो चुकी थी, 8 या 7 बज रहे थे। इधर जो आयशा होती है वो जाती है घोड़े पे, बैठती है। इधर जो खुशबू होती है वो धीरे से चढ़ती है उस हॉर्स पे। खुशबू ने साड़ी पहन रखी थी, फिर भी खुशबू को हॉर्स राइडिंग उसे आती थी। उसने झूठ बोला था कि उसे घुड़सवारी करनी नहीं आती है। इधर जो आयशा होती है, जैसे उसके पीछे खुशबू बैठी थी, जो आयशा होती है वो थोड़ा सा आगे खिसकती है। जो खुशबू थी वो घोड़े की लगाम को पकड़ती है। वो ये भी नहीं कहती कि आयशा मैम आप पकड़ो। वो घोड़े की लगाम को पकड़ती है और थोड़ा खिसकती है आयशा की तरफ। जैसे ही आयशा को महसूस होता है कि खुशबू उसके पीछे उसकी तरफ बढ़ी है, जो आयशा होती है वो थोड़ा सा आगे और खिसकती है। जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है। वो अपना एक हाथ ले जाती है, आयशा की कमर को कसकर पकड़ती है और एक हाथ से वो दोनों लगामों को पकड़ती है। उधर वो घोड़े की लगाम को काफ़ी तेज खींचती है। उधर जो घोड़ा होता है वो चलने लगता है। उधर जो आयशा थी वो खुशबू का हाथ हटाती लगती है अपनी कमर से, बट जो खुशबू होती है वो नहीं हटाती और आयशा के शोल्डर पे थोड़ा उचक कर अपना सिर रखती है और कहती है, आयशा मैम, मैंने कहानियों में सुना था कि राजा अपनी रानी को घोड़े पे घुमाता है, पर यहाँ तो सारी कहानी उल्टा पड़ गई। यहाँ तो रानी अपने राजा को लेकर घूम रही है। इतना कहकर जो खुशबू होती है उस घोड़े की लगाम को और कसकर खींचती है। मतलब जो घोड़ा होता है वो सीधे अब आश्रम से बाहर चला जाता है। मतलब वो जाता है इधर उधर के छोटे छोटे पेड़ों की तरफ, जहाँ पे ज़्यादा गहरा जंगल नहीं था पर थोड़ा बहुत था। इधर आयशा कहती है, खुशबू मेरी कमर पे से हाथ हटाओ। मैम, आपको हॉर्स राइडिंग नहीं आती है, आप कहीं गिर गई तो? खुशबू, मैंने कहा हॉर्स रोको, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? हॉर्स रोको। और हम लोग आश्रम से बाहर निकल कर आ गए। खुशबू हॉर्स रोको। उसे खुशबू होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो अचानक से घोड़े को रोक देती है। इधर आयशा खुशबू का हाथ अपनी कमर से हटाती है और सीधे उस घोड़े से उतर जाती है। इधर जो खुशबू थी वो उस घोड़े के सिर पे थोड़ा सा हाथ सहला रही थी और देखती है आयशा की तरफ। आयशा मैम, आप घोड़े से क्यों उतर गई? अभी हमें आश्रम चलना है। तो जो आयशा थी वो गुस्से में देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना खुशबू? तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि अगर तुम्हें शादी करनी हो तो करो, वरना रहने देती। मैंने तुम पे कोई फोर्स नहीं किया था, बस से फोर्स मुझको किया गया था ये शादी करने के लिए। मुझे लगा कि तुम सुधर गई होगी, पर नहीं। तुम्हारे अंदर ईशानी के ही लक्षण है कि हर चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करना। जो आयशा है वो जो इधर खुशबू होती है थोड़ा सा मुस्कुरा कर उतरती है घोड़े से और कहती है, पर आयशा मैम, मैंने अभी तो कुछ किया भी नहीं है,
आप गलत समझ रही हैं, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, मैं तो आपको बस हॉर्स राइडिंग सिखा रही थी। पहले आप मुझे सिखा रही थी, आज अब मैं आपको सिखा रही हूँ। मुझे लगा आपको आती होगी, पर आपको तो आती ही नहीं थी। खुशबू, तुम ओवर स्मार्ट मत बना करो। तुम्हारी जो हरकतें वो मुझे साफ साफ दिख रही थी। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मैम, वैसे तो आप बड़ा फर्ज फर्ज की बातें किया करती हैं, बड़े इधर उधर की बातें किया करती हैं कि आप उन लोगों को उनका हक देती हो जिनको उनकी ज़रूरत होती है। तो मेरा भी तो हक है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आपको भी अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। हमारे बीच ऐसे कोई फ़र्ज की बात नहीं हुई थी खुशबू, समझ रही हो? और ज़्यादा तुम्हारी बदतमीजी बढ़ी तो तुम बोल रही हो कि मैं हूँ कौन। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुम्हें ना इसी पल मैं निकाल कर फेंक सकती हूँ कंपनी से। आयशा मैम, आप भूल रही कि मैं ईशानी मैम के अंडर काम करती हूँ, आपके अंडर नहीं काम करती। बाई चांस आपने मुझे ऑफिस से निकाल भी दिया, पर मैं आपके घर में रहूँगी। आप भूल रही कि मैं अब आपकी पत्नी हूँ। और आपने सही कहा कि मेरे अंदर ईशानी मैम के लक्षण है, तो वो है। कहना तो नहीं चाहिए, पर आपके जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लारा से प्यार करती थी, उससे भी शादी नहीं कर पाई। आप इस शादी से भागना चाहती थी, वो भी नहीं भाग पाई। आप कभी ईशानी मैम की तरफ बन ही नहीं सकती। ईशानी मैम वो चीज़ है जिनकी नज़र पड़ जाए जिस चीज़ पे, वो उनकी होकर रहती है। आपने जन्म भले कपूर खानदान पे लिया हो, पर कपूर खानदान में से आपके लक्षण मैच नहीं होते। आपने दादी को कभी देखा है? अपनी मम्मी को देखा है? और ईशानी मैम को तो देखा ही होगा। उनका वो देखिए और आप अपने आप को देखिए। आप अगर किसी चीज़ को चाहती हैं तो उसकी खुशी के लिए उसे छोड़ देती हैं, पर ईशानी मैम सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और सेम मैं हूँ। मैं ईशानी मैम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। पर आप में हिम्मत है कि अगर आपने कुछ चाहो तो उसे हासिल कर सकती हैं? नहीं। आप पे अगर कोई अटैक भी कर दे तब भी आप उसे मार नहीं पाएंगी, इतनी डरपोक हैं आप। मैंने खुद नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे हो जाएगी, पर क्या करें, हमारी खुशनसीबी देखिए कि आपसे ही शादी हो गई। पर कहीं ना कहीं मुझे आप पसंद थी, मैंने कह दिया आज। और मैं चाहती तो इस शादी से मना कर सकती थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर जो आयशा थी वो गुस्से से देख रही थी बस खुशबू को। खुशबू ने उसके जख्म फिर से ताज़ा कर दिए थे। इधर जो आयशा है इससे पहले कुछ कहती तभी वहाँ पे एक घोड़े की आने की आवाज़ सुनाई देती है। जब दोनों लोग देखते हैं उस घोड़े की तरफ जिस पे एक लड़का बैठा हुआ था। इधर वो लड़का उतरता है घोड़े से और कहता है, आप लोग ठीक है ना? खुशबू कहती है, हाँ हम लोग ठीक है, वैसे आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। इधर लड़का कहता है, मुझे आने की आवश्यकता इस कारणवश पड़ी क्योंकि आपका ये वार्तालाप यंत्र बज रहा था। क्या कहा आपने? इधर जो लड़का होता है वो कहता है, वार्तालाप यंत्र। इधर जो खुशबू है थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, इसे फ़ोन कहते हैं। इधर वो लड़का कहता है, मुझे पता है इसे फ़ोन कहते हैं, पर हमारे गुरुजी ने हमें शुद्ध हिंदी सिखाई है, इसीलिए हम इसे दूरभाषण और वार्तालाप यंत्र भी कहते हैं। तो ये आप पकड़िए, ये काफ़ी देर से बज रहा था। नहीं, फिर जो लड़का होता है वो खुशबू को फ़ोन पकड़ा देता है। मुझे खुशबू थोड़ा सा मुस्कुराती है उस लड़के की तरफ देख के और कहती है, तो आप आश्रम की ओर प्रस्थान करिए, हम अभी थोड़ा विलम्ब से आएंगे। मुझे जो लड़का होता है थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने घोड़े पे बैठ के उधर वहाँ से चला जाता है। मुझे जो खुशबू थी वो फ़ोन देख रही थी, आई मीन किसका कॉल आया था वो चेक कर रही थी। इधर जो आयशा होती है वो बिना खुशबू को बताए सीधे हॉर्स पे बैठ जाती है जाकर। इधर वो हॉर्स की जैसे ही लगाम खींचती है, जो हॉर्स था वो थोड़ा सा चिल्लाता है। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है हॉर्स की तरफ, इधर जो आयशा थी वो सीधे
उस हॉर्स को वहाँ से लिए चली जाती है। इधर खुशबू कहती है, आयशा मैम आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, आयशा मैम सुनिए। तो जो आयशा है वो पीछे पलट कर कहती है, ज़्यादा दूर नहीं है आश्रम, आ जाना पैदल। इतना जो आयशा होती है वो वहाँ से चली जाती है उस हॉर्स को लेकर। जो खुशबू है वो बस देखती रह जाती है आयशा को जाते हुए। उसने नहीं ये सोचा था कि आयशा ऐसा करेगी। आयशा को वो बचपन से जानती थी, पर आयशा ने कभी किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ा था। और यहाँ तो थोड़े बहुत पेड़ थे और रात थी, इसलिए जो खुशबू थी वो सिर्फ आयशा को देख रही थी। इधर जो खुशबू है वो अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है और धीरे धीरे चलने लगती है। इधर खुशबू के फ़ोन भी आ जाता है। इधर खुशबू उस कॉल को पिक करती है और कहती है, कितनी बार समझाया कि मैं इस टाइम ऑफिस में नहीं हूँ, मैं लीव पर हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, जब देखो फ़ोन कर देती हो यहाँ पे। तो वो लड़का कहता है, मैम पर इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है बोलोगे? मैम वो जो ईशानी मैम उस सॉरी सर का प्रोजेक्ट रोक रही थी, उसकी न्यूज़ आई है कि वो लोग उस बस्ती पे और आगे की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। वो साइड में बस्ती वालों को भी हटा रहे हैं और जो प्रॉपर्टी है उस पे भी वो लोग कब्जा कर रहे हैं। खुशबू कहती है, लो एक और मुसीबत। रुको मैं ईशानी मैम से बात करती हूँ। और ध्यान रहे, मैं अभी बता दे रही हूँ कि उन बस्ती वालों और आगे की ज़मीन जो ईशानी मैम के नाम पे है उन पे कोई कब्जा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, बाकी का मैं और ईशानी मैम आके संभाल लेंगे। और तब तक तुम उनको रोक लेना, कुछ भी करो, किसी से भी बात करो, मुझे कुछ नहीं पता, पर ना बस्ती वालों को घर हटना चाहिए और ना ही ईशानी मैम की ज़मीन जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम नौकरी से चले जाओगे। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो कॉल डिस्कनेक्ट कर लेती है। जो खुशबू होती है बस टॉर्च लेकर जा रही थी उसी आश्रम की तरफ। जो आयशा थी वो उस हॉर्स को अस्तबल में ले जाती है, उसे से उतरती है और सीधे अपनी कुटिया की तरफ चली जाती है। उधर वो जाकर सीधे उसी चारपाई पे लेट जाती है कि वो बॉस है तो उसे चारपाई पे ही लेटना चाहिए, इसलिए वो वही एटीट्यूड में लेट जाती है सीधे चारपाई पे। जो खुशबू होती है वो अब ईशानी को कॉल करती है। इधर जो ईशानी थी वो अपना काम कर रही थी सोफे पे बैठकर और इधर ईवा सो चुकी थी। जैसे ईशानी का फ़ोन रिंग होता है वो उठाती है और कहती है, हाँ खुशबू बोलो। मैम वो अभी एक एम्प्लॉय ने बताया था कि सौर्य और अंकित दोनों लोग उस बस्ती वाले पे कब्जा करने जा रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने धमकी भी दी है बस्ती वालों की कि कल तक बस्ती खाली हो जानी चाहिए और आपकी ज़मीन जो आगे पड़ी हुई है बस्ती के आगे उन्होंने उस पर भी कब्जा कर रखा है। वो कब्जा कर लेंगे ईशानी मैम। देखो खुशबू, अभी नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम कल ही आ जाए बेंगलोर से, बाकी काम देख लेंगे, पर तब तक तुम संभाल लेना। वो प्रॉपर्टी और बस्ती वालों का घर नहीं हटना चाहिए किसी भी कीमत पे। उससे कुछ ही दूर ईवा का घर है, तो बाकी का पोल्यूशन उधर भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो ये फैक्ट्री वहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए, समझ रही हो? ईशान मैं तो समझ गई हूँ, पर अब इनका क्या करना है? तुम इनकी चिंता मत करो, बाकी का मैं संभाल लूँगी। और तुम्हारे और आयशा के बीच में सब सही हो गया कि नहीं हरिद्वार जाकर, या अभी भी नाराज़गी है? कहाँ मैम, अभी वो इससे अच्छा तो शादी नहीं हुई थी तब बोलती थी, पर अब तो बोला ही नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है। देखो खुशबू, अगर वो स्टार्टिंग नहीं करती है तो तुम्हें करनी चाहिए। आयशा शर्मीली और सीधी है, शुरुआत तुमको करना ही होगा। मैं जानती हूँ वो शुरुआत नहीं करेगी, पर तुम्हें उसके दिल में धीरे धीरे से जगह बनानी होगी, समझ रही हो? मैं समझ गई, मैं कर रही हूँ स्टार्टिंग, पहल कर रही हूँ मैं अपने रिश्ते को लेकर, पर आयशा मैम बहुत दूर दूर भागती हैं। कुछ दिन होगा खुशबू, पर मुझे भरोसा है कि तुम संभाल लोगी। जो खुशबू होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मैम एक बात और है। कैसी बात? मैम
उनकी तरफ से तो अंकित और सौर्य दोनों लोग खड़े हो रहे हैं, क्या हमारी तरफ से भी कोई खड़ा होना चाहिए? देखो खुशबू, हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। क्यों मैम? वैसे भी हम लोगों ने इतना तो कर ही लिया है, तो कोई ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई पॉलिटिक्स में भी खड़ा हो जाए? खुशबू, हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे तुम तो जानती हो हमने ऑलरेडी इतने सारे नेमीज बना लिए हैं, और हम पॉलिटिक्स में जाकर और नहीं कर सकते। वैसे भी पॉलिटिक्स हमारे इशारों पे ही चलती है। पर मैम, अगर अंकित और सौर्य कुछ बन गए पॉलिटिक्स में, अगर ये इलेक्शन जीत गए, तो हमारा पॉलिटिक्स में से हक चला जाएगा, फिर हमारे लिए हर काम मुश्किल बढ़ जाएगा। तो किसने कहा कि ये लोग जीतने वाले हैं? ये लोग नहीं जीतेंगे, और इसका भरोसा तुम मुझ पर कर सकती हो। तो जो खुशबू होती थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, जी मैम। वैसे आप बैंगलोर से कब आ रही हैं? खुशबू, हम लोग परसों आ रहे हैं, और तुम लोग अभी वहाँ रेस्ट करो। आयशा को तुम बनाओ, यहाँ बनाओगी तो वो सीधे ऑफिस के लिए भागेगी। ठीक है, तुम अपने रिश्ते पे ध्यान दो, मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगी। ऑल द बेस्ट। जिंदगी को जो ईशानी होती है फ़ोन कट कर देती है। इधर जो ईशानी होती है वो अपना लैपटॉप रख देती है, और वो भी आकर सीधे लेट जाती है। इधर उसको भी नींद आ गई थी। दूसरी तरफ झांसी में अंकित और सौर्य बैठे हुए थे। इधर जो प्रताप है वो देख रहे थे सौर्य की तरफ गुस्से से। इधर वो उठते हैं और सीधे सौर्य के एक तमाचा लगा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे अंदर अकल वकल नाम की कोई चीज है कि नहीं है कि सारी लड़कियों को छेड़ने में ही लगा दी, बदतमीज कहीं का। जिन बस्ती वालों को तुम धमका कर आए हो वही इलेक्शन के टाइम पे हमें अच्छे से वोट देते, और तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? हमने कहा था कि वो फैक्ट्री हम इलेक्शन के बाद खोलेंगे, फिर हम बस्ती वालों को यूं चुटकियों में साफ कर देते। पर तुमने ये हरकत की है ना, अगर उसका असर सौर्य इलेक्शन पे पड़ा तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। इतना तुम गांठ बांध लो। और जो बस्ती वालों के सामने तुमने नाक कटवा कर आए हो वहां से हमें बड़ी संख्या में वोट मिलता। समझ रहे हो बेवकूफ? और अंकित, तुम अगर ये कोई गलती कर रहा था तो तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। तो जो अंकित होता है वो अपना सिर झुकाए खड़ा था। जो अंकित है वो अपना सर उठाकर कुछ कहता, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो उसके फेस का कलर उड़ जाता है। इधर वो एक कोने में डर कर बात कर रहा था और कहता है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी भैया, अगली बार, इस बार माफ़ कर दीजिए। हम लोग इलेक्शन से ऐसे कोई गलती नहीं करेंगे भैया, इस बार माफ़ कर दो। इधर जो जिससे वो फ़ोन पे बात कर रहा था, इधर जो वो फ़ोन होता है वो तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर जो सौर होता है वो कहता है, पर पापा, थोड़े से बस्ती वाले तो लोग हैं, मुश्किल से 2-3 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं। पागल हो तुम सौर्य? अगर हमारी इमेज अभी खराब हुई तो हम टिकट ही नहीं मिलेगा हमें, समझ रहे हो? और ईशानी के रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इमेज पब्लिक में अपनी अच्छी बनाएंगे तभी हमें मिलेगा, समझ रहे हो? अगर ईशानी ने थोड़ी सी भी हमारी कमजोरी पकड़ ली ना, पहली बार तुमने पब्लिक को ही हम अपने खिलाफ कर लिया, तो भूल जाओ टिकट। पापा, अब मैं संभाल लूंगा। जो बस्ती वाले आज मुझे बुरा वाला कह रहे हैं, कल ही वो मुझे अच्छा कहेंगे। फिर इनका तो मैं जैसे ही इलेक्शन जीता इनको साफ कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने गलती की है मैं उसे संभाल लूंगा। पापा प्लीज। जो प्रताप होते हैं वो अपनी उंगली सौर्य को दिखाते हुए कहते हैं, याद रखना, अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना, समझ रहे हो तुम? वैसे भी पुलिस स्टेशन में तुम्हारी सारी जितनी एफआईआर हुई थी उसकी जगह मैंने दूसरे लोगों को सरेंडर करने के लिए भेजा है कि तुम पर कोई केस ना रहे। अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो। और कल बस्ती वालों के सामने जाना, उन्हें खाना पीना देना जाकर, और माफ़ी मांगना, और कहना कि आप लोग सुरक्षित हैं, समझ रहे हो? जो सौर्य होता अपना हाँ में सिर हिलाता है। लेकिन जो अंकित होता है वो आता है प्रताप के सामने और कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, और मैं चलता हूँ। इतने जो अंकित होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो जो
प्रताप होते हैं वो चले जाते हैं अपने रूम में और मिरर के सामने खड़े हुए कहते हैं, कुछ ही परेशानी, बस कुछ ही पल, तुम अब इस दुनिया को छोड़ कर जाओगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और ये झांसी तुम्हारा बिजनेस सब पर मैं राज करूंगा। आयशा तो किसी काम की नहीं है, तो जाहिर है उसके बाद प्रॉपर्टी मुझे ही आएगी, क्योंकि तुम्हारा तो कोई वारिस भी नहीं है और कोई भाई बहन भी। तो सारी प्रॉपर्टी सौर्य और या आयशा के नाम पर ही आएगी। सौर्य से मैं खुद छीन लूंगा वो प्रॉपर्टी और तुमसे अपना बदला लूंगा, क्योंकि जब से तुम आई थी माँ के नज़रों में मुझे गिरा दिया गया। वो अपनी पोती को प्यार करती हैं। अब कुछ दिन और, एक बार बस इलेक्शन मेरे हाथ लग जाएगी, उस दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू। इतना कहकर जो प्रताप होते हैं बहुत मुस्कुराते हैं। बेड पे बैठ कर वो बहुत मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ जो खुशबू थी वो पैदल चलकर ही आश्रम पहुंच गई थी। इधर एक औरत उसके पास आती है और कहती है, बेटा खाने का समय हो रहा है, तो आयशा को भी बुला लीजिए और आप भी हमारे साथ भोजन ग्रहण करने चलिए। मतलब जो खुशबू होती है वो कहती है, जी आप चलिए हम अभी आते हैं और उनको भी लेकर आएंगे। मतलब जो औरत होती थोड़ा सा मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जो खुशबू होती है वो जाती है सीधे उसी कुटिया में जहाँ पे आयशा लेटी होती है। जो खुशबू हो जाती है चारपाई के पास और कहती है, आयशा मैम खाना खाने का समय हो रहा है, पुरोहित जी आपको बुला रहे हैं। उधर जो आयशा होती है वो कहती है, तुमसे मतलब, तुम जाओ यहाँ से, मेरा मन होगा तो मैं भोजन कर लूंगी। क्या भोजन? देखो खुशबू, मेरे मामले में बोलना, तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो आज से? तुम बोल रही हो कि मैं कौन हूँ? जो खुशबू होती है वो चुप हो जाती है और कहती है, आपको खाना है तो बता दीजिएगा और आ जाइएगा, समझ रही हैं आप? इतना कहकर जो खुशबू होती है वो वहां से चली जाती है। इधर जो आयशा है वो उठती है और वो थोड़ा तेज चलकर आती है सीधे खुशबू के सामने और कहती है, देखो खुशबू, तुम अपनी लिमिट मत क्रॉस किया करो और तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आई एम योर बॉस और तुम मेरी असिस्टेंट हो, बीवी तो बिल्कुल नहीं। तो अपनी हद ना भूलो और बीवियों जैसे हक मुझ पे ना जताया करो। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम पे, समझ रही हो तुम? और तुम आज से जमीन या कहीं भी लेटो, मैं चारपाई पे लेटूंगी। इतना कहकर जो आयशा होती है वो चली जाती है पुरोहित जी के पास। जो पुरोहित जी थे वो जमीन पे बैठे हुए थे, उनके सामने एक छोटे छोटे से लकड़ी के बने वो रखे हुए थे। डिनर का इंतजाम बहुत अच्छे से किया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ बैठे हुए थे और कुछ औरतें और कुछ लड़के भी बैठे थे वहाँ पे। मतलब जो आयशा थी वो देखती है तो खाना और किसी पे नहीं, केले के पत्ते पे था। ये तो जो पुरोहित जी होते हैं वो एक लोटे में जल लेते हैं और चारों तरफ उस खाने की तरफ करते हैं और कहते हैं, सब लोग पहले प्रार्थना करेंगे फिर भोजन खाना प्रारंभ करेंगे। मतलब जो सब लोग होते हैं, इवन स्वर्णिमा भी हाथ जोड़कर प्रेयर करती है। थोड़ी देर 1 मिनट तक लगभग ये लोग प्रेयर करते हैं। इधर जो छोटी बच्ची स्वर्णिमा होती है वो अपने हाथों से ही खाना खाने लगती है। इधर आयशा सिर्फ स्वर्णिमा की तरफ देख रही थी। स्वर्णिमा के जो मुख पे जो तेज था, हमें उस बच्चे की मासूमियत, आयशा ने आज तक ऐसी मासूमियत कहीं नहीं देखी थी। और आयशा को उस पे तरस भी आ रहा था कि भगवान ने उससे उसकी आंखें छीन ली। आयशा कहती है, "अ, बेटा स्वर्णिमा मैं आपको खिला दूँ?" इधर से स्वर्णिमा होती है वो सीधे अपना नाम में सिर हिला देती है। उसे आयशा की वॉइस याद थी, देख नहीं सकती थी पर उसे याद थी कि ये लड़की कौन है। पुरोहित जी कहते हैं, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, वो भोजन खुद से कर लेती है और ये उसका पहली बार नहीं है।
तुम खाना खाना प्रारंभ करो। इधर जो आयशा होती है वो खाना खाना स्टार्ट कर देती है। इधर जो खुशबू होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है। इधर ये लोग अपना डिनर खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर जो आयशा होती है वो चारपाई पे लेटी हुई थी। इधर खुशबू अपने हाथ फोल्ड किए हुए बस कमरे की तरफ इधर उधर देख रही थी, क्योंकि आयशा ने साफ साफ मना कर दिया था कि तुम मेरे पास तो नहीं लेटोगी। इसलिए जो खुशबू होती वो इधर उधर देख रही थी। इधर जो खुशबू होती वो जाती उस कुटिया से बाहर उधर उधर देखती, तो 2-3 लोग लड़के बैठकर आग सेक रहे थे। इधर वो जाती उन लड़कों के पास और कहती है, क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चारपाई है? इधर जो उसमें से एक लड़का होता है वो कहता है, हाँ एक चारपाई एक कमरे में पड़ी हुई है, बताइए तो हम आपको ला कर दें। हाँ एक चारपाई मुझे ला के दे दो और उस कुटिया में डाल देना चल के। इधर जो लड़का होता है वो जाता है वहाँ से चारपाई उठाता है और वो जाने लगता है आयशा के कुटिया की तरफ। इधर जो लड़का होता है वो आयशा के पास ही उस चारपाई को डाल देता है, क्योंकि वो जानता था कि इनकी शादी हो चुकी है, इसीलिए वो आयशा के पास ही खुशबू की चारपाई डाल देता है। तो जो आयशा थी वो उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने ये चारपाई यहाँ पे क्यों डाली है? और कल तो चारपाई नहीं थी। वो आपको शायद बताया नहीं होगा कि कल चारपाई दूसरे रूम में थी, पर उसका प्रबंध नहीं हो पाया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप विश्राम कीजिए। इतना कहकर वो खुशबू खुशबू की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ, अपनी एक आईब्रो को ऊपर करती है और कहती है, किसी को क्या लगता है मैं ज़मीन पे सोऊंगी? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर जो खुशबू होती है वो एक एक मैट टाइप में होती है उस चारपाई पे बिछाती है और एक ओढ़ने वाला वो ब्लैंकेट होता है वो सीधे कवर करके खुद से लेट जाती है। तो वो देख रही थी आयशा की तरफ। जो आयशा है वो खुशबू की तरफ पीट कर लेती है। जो खुशबू थी वो बस मुस्कुराती है आयशा को देखकर। इधर आयशा अपने मन में कहती है, जब से शादी हुई थी तब से तो ये बड़ा सीधी बन रही थी, सबके 2 दिन के रंग होते, फिर से वो अपने रंग में वापस आ जाते जैसे ये आ गई है। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा खुशबू, रुको तुम। दूसरी तरफ जो लारा थी वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। इधर जो अंगद है वो देखता है लारा की तरफ और कहता है, क्या हुआ लारा, तुम इतनी टेंस क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं अंगद, वो ऐसे ही बस। और देखो तुम्हारा एक गाल कितना सूज गया है अंगद, तुम अपना ध्यान नहीं देते हो। इतना कि वो अंगद का गाल पकड़ती है और कहती है, तब तक तो नहीं लग रहा था, देखो अब कितना फूला है, और ये देखो ये तुम्हारी जॉ लाइन। अंगद तुम मेरी बात सुन लो, तुम मुझसे दूर रहो अंगद। लरा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मैं और लोगों की तरह नहीं कर सकता, सब कोई झूठी न्यूज़ दिखाता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या अंगद तुम मुझे ऐसे ही देख सकते हो तकलीफ में? अंगद प्लीज़ ये जॉब छोड़ दो, वरना तुम भी दूसरे न्यूज़ चैनल्स की तरह किया करो, प्लीज़ ऐसा मत किया करो। मेरे सिवा तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ मैं, पर ये मेरी जॉब है लारा। अंगद तुम्हें समझाना ही अब मुश्किल होता जा रहा है, तुम करो अपना, कुछ भी करना है तुम्हें करो। जो लारा होती है वो सीधे उस चेयर को पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। जो अंगद होता है वो खड़ा होता है और उसके पीछे जाने लगता है। इधर जो लारा होती है वो जाती है रूम में और उसमें से फर्स्ट एड किट निकालती है, कुछ उसमें से एक क्रीम निकालती है और आने लगती है बाहर। फिर जो अंगद होता है वो देखता है लारा की तरफ और उससे आते हुए लारा कहती है, क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? तुम्हें लगा कि मैं नाराज़ होकर जा रही हूँ? नहीं, वो मुझे क्रीम लगानी है। इतने कहकर जो लारा होती है वो क्रीम निकालती है थोड़ी सी, अंगद के फेस पे लगाने लगती है और कहती है, अंगद वो
मम्मी कमरे में है, ज़रा उन्हें खाना दे देना, मुझे ऑफ़िस का काम करना है। ठीक है लारा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी मम्मी जी को खाना देकर आता हूँ। इतना कहकर जो अंगद होता है वो एक बार धीरे से लारा का हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से किस करता है और फिर चला जाता है लारा की मम्मी को खाना देने के लिए। तो जो लारा है वो आती है एक चेयर पे और बैठकर अपने ऑफिस का काम करने लगती है और उसके दिमाग से आयशा का वो लेटर और स्केच वो दिमाग से नहीं निकल रहा था। इधर उसे शुरुआत से आयशा की सारी एक्टिविटी नज़र आने लगती है कि उसका मिलना और बार बार एनजीओ में आना और एक बार उसके हाथों से रोज़ का बुके गिरना जब उसे पता लगा था कि अंगद उसका फियांसे है। लारा से आयशा का झूठ जो उसने स्टार्टिंग में बोला था कि वो गरीब है, सब एक एक करके लारा को याद आ रहा था और लारा के फेस पे गुस्सा साफ थी। इधर वो पेन को पटकते हुए मेज पर कहती है, अब मुझे जवाब चाहिए आयशा कपूर कि आपका कि तुम्हारे कैबिन के ड्रॉवर में मेरा स्केच क्या कर रहा था और वो शायरी किस हक से तुम मुझे लिख सकती हो। इसका आंसर तुम्हें देना होगा मिस आयशा कपूर। बस आपके आने का इंतज़ार है। इसीलिए आपने मुझसे गरीब और अमीर का वो झूठा नाटक किया था और तुम्हारे भाई ने ही मेरे अंगद को मारा है। मैं देख लूँगी तुम्हें आयशा कपूर अच्छे से और तुम्हारे उस नकचढ़े भाई को भी जिसने मेरे अंगद पे हाथ उठाया है। लारा किसी से नहीं डरती। इतना देखो जो लारा होती है वो बार बार उस पेन को उसकी निब को उस टेबल में घुसेड़ने लगती है। लारा को कतई पसंद नहीं था कि कोई अंगद पे हाथ भी उठाए क्योंकि लारा की ज़िंदगी सिर्फ दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, एक उसकी मम्मी और दूसरे उसका अंगद। इधर तभी लारा के कानों में अंगद के चिल्लाने की वॉइस आती है। जो लारा होती है वो जल्दी से खड़ी होती है और अपनी मम्मी के रूम की तरफ जाने लगती है। इधर जो अंगद था वो उसकी मम्मी के पास बैठकर रो रहा था। इधर लारा कहती है, क्या हुआ अंगद, तुम रो क्यों रहे हो? अंगद कहता है, लारा वो मम्मी हमारे बीच नहीं रही। इधर जो लारा होती है वो सीधे ज़मीन पर बैठ जाती है और वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर रोने लगती है। जो अंगद है वो उसे गले से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था पर जो लारा है वो रोना बंद नहीं कर रही थी। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी मम्मी और अंगद थे और आज उसे उसकी मम्मा छोड़कर चली गई। अंगद कहता है, रो मत लारा, लारा रोते नहीं, तुम तो जानती हो ना मम्मी को ब्रेन ट्यूमर था और कितनी तकलीफ से होकर गुजर रही थी। उनका सपना देखो पूरा हो गया ना, वो तुम्हारी शादी तक जीना चाहती थी और वो जी ली ना। मैं जानता हूँ तुम्हें दुख है पर तुम अपनी मम्मी की तकलीफ भी तो देखो लारा, कितनी तकलीफ से पेन किलर खाकर भी उनका दर्द नहीं जा रहा था लारा। तुम ये सोचो उनकी अगले जीवन की अच्छे से कामना करो, उन्हें खुशी खुशी विदा करो लारा। और मैं हूँ ना, तुम्हें मम्मी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। पर अंगद मम्मी, इधर जो अंगद होता है वो उसे गले से लगाकर चुप कराने लगता है क्योंकि वो जानता था कि लारा को तकलीफ हो। उसे पकड़कर उठाता है और उसे एक सोफे पे बिठाता है जाकर, उधर वो उसको पानी पिलाता है और कहता है, मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। इधर जो लारा है वो पानी पीकर थोड़ा हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो लारा होती है वो फिर से उस पानी के गिलास को रख देती है और फिर से अपनी मम्मा के पास आकर बैठकर रोने लगती है। इधर जो अंगद है वो सबको इन्फॉर्म भी करते जा रहा था और लारा को भी संभाल रहा था। इधर ये खबर ईशानी और दादी और आयशा के पास भी पहुंच जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो जल्दी से युवा को जगाती है और कहती है, युवा। तो जो युवा वो जल्दी से उठती है और कहती, क्या हुआ, क्या हुआ ईशानी जी? युवा वो लारा की मॉम नहीं रही, कल हम झांसी जा रहे हैं, जल्दी सुबह की फ़्लाइट बुक की है तो हम लोग झांसी चल रहे हैं। तो जो युवा थी
उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि ईवा को सिर्फ उसकी बुआ जी और लारा की मम्मी स्टार्टिंग से चाहती थी। उनको उनकी फैमिली जैसी लगती थी, इसलिए जो ईवा है उसके भी आंखों में आंसू थे। जो ईशानी है उसे चुप कराती है और उसे संभालने लगती है और कहती है, तुम ही रही हो तो लारा को कौन संभालेगा, और कल ही हम लोग चल रहे हैं, डोंट वरी। इतना कि कुछ ईशानी होती है वो फ्लाइट की टिकट बुक करती है। दूसरी तरफ जो दादी और श्वेता होते हैं वो तुरंत ही निकल लिए थे लारा के घर की तरफ, क्योंकि दादी को लारा से अलग ही लगाव था। लारा की वो बातें और उसका काम के प्रति वो लगाव दादी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसलिए जो दादी होती वो शाम को ही निकल ली थी लारा के घर की तरफ। दूसरी तरफ जैसे आयशा को खबर पड़ी थी, वो सीधे लारा के पास कॉल करने लगती है। तो जो खुशबू थी उसे कुछ नहीं पता था, आयशा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। इधर जो आयशा होती है वो सीधे लारा को कॉल करने लगती है। लारा का फ़ोन रिंग हो रहा था और लारा की स्क्रीन पे आयशा शो हो रहा था, पर जो लारा है वो आयशा का फ़ोन नहीं उठा रही थी। इधर खुशबू कहती है, क्या हुआ आयशा मैम, आप किसका फ़ोन ट्राई कर रही हैं? खुशबू, तुमने इससे क्या, तो अपने काम से काम रखो। इधर जैसे ही आयशा ने ये कहा था खुशबू का भी फ़ोन रिंग होता है। एक एम्प्लॉय उसे भी इन्फॉर्म करता है। इधर जो खुशबू अपना फ़ोन काट देती है और कहती है, आप मुझे बता नहीं पाई थी कि लारा की मॉम नहीं रही है? तुमसे मतलब खुशबू, और कल ही हम लोग हरिद्वार से निकल रहे हैं, इनफैक्ट शाम को 1-2 बजे से, समझ रही हो? सामान पैक करो, अगर तुमने हरिद्वार में ही रहना तो तुम रह सकती हो, बट मैं अभी जा रही हूँ। मैम बट हम लोग अभी नहीं निकल सकते, अभी काफ़ी ज़्यादा रात है, 2 घंटे के बाद हम लोग नहीं निकल सकते। तो ठीक है तुम मत निकलना, मैं जा रही हूँ, समझ रही हो तुम? इतना कि जो आयशा है वो अपने बैग में कपड़े जो कुछ भी इधर उधर थे वो पैक करने लगती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आई नो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये चल क्या रहा है, पर तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये स्टोरी कहाँ जाएगी। तुम लोग अपने गैस के पकौड़े तलते रहो पानी में, कहानी कुछ और ही है। कौन क्या निकल जाए अभी किसी को पता नहीं है। फिर भी तुम अपने पकौड़े तलो और कमेंट में बता देना कि कौन से पकौड़े बना रहे हो, ओके? तो हाँ, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।